नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है मैं आपसे तुम कब बन गई। बेड के दूसरे किनारे पर बैठते हुए ऋतिक ने पूछा, जी आपको जो भी पूछना है आप निसंकोच पूछिए। हमारी शादी हमारे माता पिता की पसंद से हुई है और हम एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने बताया। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप एक समझदार लड़की हैं। मेरी बातों को आप समझ सकती हैं। जी समझ तो सकती हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? आप जैसा कि आप जानती हो, मेरी माँ कैंसर की 4th स्टेज की पेशेंट है। वह चंद दिनों की मेहमान है। आप मेरी माँ की पसंद है तो ऐसे में मैं माँ को मना नहीं कर पाया। ओह, इसका मतलब इस शादी में आपकी मर्जी नहीं। आप बुरा मत मानिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो भी करती है। हम जल्दी घर वालों को बताने वाले भी थे, परंतु अचानक से माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली तो मैं दिल्ली से भागकर घर आया। यहाँ माँ की इलाज चलने के साथ साथ ही मुझ पर भी शादी के दबाव पड़ने लगे। इकलौता जो हूँ और माँ ने झट से आपको पसंद भी कर लिया। माँ की खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है तो मना भी कैसे करता। इतना सुन निधि के सारे अरमान गहन अंधेरे में खो गए। हम तो आगे क्या फैसला लिया है आपने मेरी ज़िंदगी का? अपने अंदर उमड़ते हुए दर्द के सैलाब को रोकते हुए निधि पूछी। बस कुछ दिन आप सबके सामने इस रिश्ते को निभा लीजिए, कम से कम जब तक माँ है। ओह, मतलब रिश्ते का सिर्फ दिखावा करना है। कितना आसान है ना आप लोगों के लिए रिश्ते बनाना और तोड़ना। क्या इतना आसान होता है एक लड़की के लिए नए रिश्ते बनाना? तड़प उठी निधि। मैं जानता हूँ आसान नहीं है ये सब, पर करना पड़ेगा। आपका दर्द समझ सकता हूँ मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा। निधि बिना कुछ बोले सो जाने का दिखावा करती है। पूनम की इस रात में निधि के मन को अमावस के अंधेरे ने घेर लिया। उसने निश्चय किया कि वह कल ही वापस चली जाएगी। अगली सुबह सभी मेहमानों की विदाई होने लगी। बहू, अब इस घर की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। अच्छे से संभालना, सासू माँ की समय पर दवाई देते रहना और तुम्हारे ससुर जी को मीठा मना है, पर मीठा खाना बहुत पसंद है उन्हें, ध्यान रखना। बुआ सास जाते जाते जिम्मेदारियां दे गई। अच्छा, कुछ दिन रुक जाती हूँ, पग फेरे के लिए जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी सोचकर वह बाडोर में अपने कपड़े लगाने लगी। 5वें दिन उसके पापा लेने आए और वह मायके आ गई। वह सबके सामने तो हंसती मुस्कुराती, पर मन में उदासी छाई रहती। किसी को बता भी नहीं सकती थी कैसे सहन करते उसके माँ पापा इस सदमे को। दूसरे ही दिन सुबह सुबह सासू माँ का फ़ोन आ गया। हेलो माँ जी, प्रणाम। आप ठीक हैं ना? और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक हैं बेटा। पापा जी को तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है? यह सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, कल ऋतिक जा रहा है तुम्हें लेने। तुम तैयारी कर लेना पहले ही और कल ही वापस आ जाना। बेटा, घर सूना सूना सा लग रहा है। जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता ना करें। निधि चाहकर भी मना नहीं कर पाई। वह अजीब सी उलझन में पड़ गई। अगले दिन ऋतिक आया और वह उसके साथ ससुराल चली गई। ऋतिक ने अब जॉब इसी शहर में ढूंढ लिया। मैं दिन भर तो नहीं, वगैरह वगैरह। और ऋतिक को भी कहाँ पता चला कि वह कब निधि पर निर्भर हो गया। निधि की देखभाल और दवाइयाँ के प्रभाव से सासू माँ की तबीयत साल भर तो ठीक ठाक चली, पर अब उसकी हालत बिगड़ने लगी। कमजोरी बढ़ने लगी, पेट में दर्द रहने लगा और कभी कभी तो उल्टियाँ भी आने लगी। दवाइयाँ बेअसर होने लगी। ऋतिक ने ऑफिस से छुट्टी ले लिया। ऋतिक के पापा, निधि और ऋतिक तीनों दिन रात माँ के आसपास ही रहते। एक अनमना सा माहौल बन गया था घर में। भूख तो जैसे सबकी मर ही गई थी। ऐसे में निधि दोनों बाप बेटे को समझाती, उसका ख्याल रखती। आखिर एक दिन वह चल बसी। नाते रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो गई। ऋतिक की भागदौड़ भी बढ़ गई। वह अकेला था, पर निधि ने खूब साथ निभाया उसका। सासू माँ के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध, सांडीपन और मेहमानों की विदाई तक उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जो भी आए तारीफें करते हुए गए। सबके जाने के बाद ऋतिक अचेत सा बिस्तर पर पड़ गया। मारे थकान के बदन टूट रहा था और तेज बुखार भी आ गया। पर निधि इससे अनजान घर में बिखरे अस्त व्यस्त सामान को समेटती हुई सोच रही थी। सारी चीज़ें नियत जगह पर रख देती हूँ, ये तो है ही लापरवाह।
कल तो मुझे भी जाना ही है इस घर से हमेशा के लिए। पता नहीं वो कैसी है, कैसे संभालेगी घर को। कैसी भी रहे, मुझे उससे क्या, मेरा घर तो है नहीं। मैं क्यों सोच रही हूँ। बहू, मेरा चश्मा कहाँ रख दिया, जरा देखना तो। ससुर जी की आवाज़ सुन वह ख्यालों से बाहर आई। जी पापा जी अभी आई। रात में निधि ने ऋतिक से डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। भूख नहीं है पापा, और आप खा लीजिए। रात में ही निधि ने पैकिंग करने लगी ताकि कुछ रह जाए तो सुबह तक याद आ जाए। ऋतिक कब का सो चुका था। निधि भी पैकिंग करने के बाद सो गई। अगले दिन सुबह वह जल्दी जाग गई। बचे कुछ काम निपटा कर वह चाय लेकर कमरे में आई। अब तक सोए हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? आपकी चाय है, उठकर पी लीजिए, उसे ले आइए। पापा जी से बात कर ली है मैंने, वो मान जाएंगे। निधि अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए बोली और जाने के लिए पीछे मुड़ी। पर ये क्या? ऋतिक ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया और अपनी ओर खींच लिया। झटके से निधि ऋतिक के ऊपर जा गिरी और ऋतिक ने उसे बाहों में जकड़ लिया। अरे ये क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कल से ही तुम जाने की तैयारियों में हो, तो मैं क्या बताता। तुम, आपने मुझे तुम बोला। मैं आपसे तुम कब बन गई? एक खुशी झलक पड़ी निधि की आवाज़ में। जब से तुम मेरे दिल में रहने लगी, अब कभी छोड़कर जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊँगा। कहते हुए आंसुओं की बूंदें टपकी और उसकी आंखों से लुढ़ककर निधि के आंसुओं में मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।